दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अब लगातार आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही क्विक समरी और उसके प्रश्न लेकर आए हैं। मतलब इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रश्नों को भी बताऊंगा और उससे पहले समरी को भी बताऊंगा। इसके बाद आपको एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पर कुछ भी इसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं होगा। तो चलिए क्विकली हम लोग इसको जो है पूरा रिवाइज कर लेते हैं, या कहिए कि सारांशित कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या 21वीं शताब्दी की सबसे पहली शिक्षा नीति है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है। 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है और ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, जिसको 1992 में संशोधित किया गया था। 1992 में शिक्षा नीति नहीं आई थी, 1982 वाले को ही संशोधित किया गया था। ठीक है। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी को 6% हिस्सा जो है वो सार्वजनिक व्यय का वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, ये बोला गया। तो बेसिकली क्या बोला गया कि नामांकन अनुपात जो होगा, कंप्लीट जो एनरोलमेंट रेशियो होगा वो 100% होगा 2030 तक। मतलब 10 साल का टारगेट लिया है कि 100% नामांकन यहाँ पर कर लिया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से जो जीडीपी के 6% होता है उसका जो सार्वजनिक व्यय है उस है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र पर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आपको बोली गई है। इसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी बोला गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है आपका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, बहुत इजी कर दिया गया है, नाम इसका बदल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी देखेंगे। अब मैं आपको इसका मेन बात बताता हूं कि स्कूल के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु क्या क्या होंगे। ठीक है, स्कूल के संदर्भ में अब देखिएगा, अगर स्कूल की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो 5+3+3+4 अब यहाँ पर हो गई है। अब ये क्या है ये आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 5 जो यहाँ पर फाउंडेशन एज स्टेज है, इसके अंतर्गत 5 को रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है, इधर मैं लिख देता हूं, 5 को रखा गया है। और उसके बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इसके अंतर्गत आपको 3 को रखा गया है। फिर मिडिल स्कूल स्टेज के अंतर्गत 3 और सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत 4। मतलब ये ईयर्स है। 5 साल का आपका फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें कि 3 साल आपका होगा आंगनवाड़ी, प्री स्कूल इत्यादि, और 2 साल प्राथमिक विद्यालय को जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही पहला से लेकर दूसरा स्टैंडर्ड तक इसमें जाएगा। तो बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा 3 साल से और 5 साल की है टोटल, तो बच्चा 8 साल तक में यह पूरा कर लेगा। उसके बाद दूसरा स्टेज जो है आपका 3 साल का है। तो ये जो 3 साल का है, यहाँ पर आप बच्चे ने कक्षा 2 तक किया था, तो यहाँ पर बच्चा कक्षा 3 से 5 तक करेगा, है ना। और उम्र वहां पर 8 तक था, तो ये आगे जाएगा 8 से 11 तक। उसके बाद मिडिल स्कूल एज आया, ये भी 3 साल का अंतर्गत रखा। तो 3 साल के अंतर्गत वहां पर बच्चा 5 कक्षा तक था, तो यहाँ बच्चा कक्षा 6 से 8 करेगा। और 11 साल तक इससे पहले किया था, तो अब बच्चा 11 से 14 साल जो है ये मिडिल स्कूल स्टेज में कर लेगा। चौथा जो आपका सेकेंडरी स्टेज है, ये 4 साल का होगा। और ये जो है कक्षा 9 से 12 के लिए रखा गया है। और 14 से 18 साल में ये करेगा, क्योंकि 14 साल तक तो वो मिडिल स्कूल में ही था। तो 14 से 18 में ये करेगा। अब इसको भी 2 फेज बांट दिया गया है। तो 9 से 12 है, तो 9वां 10वां को एक साथ रख दिया गया है और 11वां 12वां को एक साथ रख दिया गया है। मतलब इस 4 में भी आप एक तरह से कहिए कि 2 फेज हो गया। तो 5+3+3+4। तो मेन यही बात रहा कि 3 साल प्ले स्कूल प्लस फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड को एक साथ करके 5 साल कर दिया, फिर 3 फिर 3 फिर 4। ये बात है, और इससे क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। इसके बाद देखिए, एक नया नाम आया है दीक्षा, जो आप लोगों ने सुना होगा, आजकल टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है दीक्षा की। तो इसका पूरा नाम होता है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इस पर भी आपको क्वेश्चन है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है।
और इस पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधन का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अच्छा क्वालिटी वाला मटेरियल रहेगा, जिससे कि टीचर लोग भी यहाँ पर एडुकेटेड होंगे और वो फ्री रहेगा यहाँ पर बेसिकली, है ना। वो बुनियादी साक्षरता मतलब उच्चतर गुणवत्ता वाला होगा। इसके बाद कहता है कि पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम से कम इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। तो विषय वस्तु को जो है अब कम से कम कर दिया जाएगा, कि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, कम है, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इसके अंदर रहे, इसकी ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में जो होगा उसमें अब और फ्लेक्सिबल किया जाएगा, जैसे कि आप जितना चीज कर, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, और शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक जो बिजनेस टाइप का चीज होगा उसको भी शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर जो त्रिभाषा फॉर्मूले को अब लागू किया जाएगा। 3 भाषा के विकल्प जो है राज्य, क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभाषा फॉर्मूला चलेगा बच्चों के लिए, इस पर आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको और क्लियर होगा। तो ये जो 3 भाषा फॉर्मूला होगा उसमें जो राज्य का भाषा है, क्षेत्र का भाषा है, अपना जो छात्र का स्वयं का भाषा है, इन सभी भाषाओं को महत्वपूर्णता दी गई है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं तो बहुत हीरो हो गए, ऐसा बात नहीं रहेगा। अब आपके जो क्षेत्र, राज्य और निश्चित रूप से जो आपका छात्र का स्वयं भाषा है, उस 3 भाषा को महत्वपूर्णता दिया जाएगा, जिनमें से कम जो है 3 में से 2 भारतीय भाषा हो, ये भी कंडीशन हो गया। ऐसा नहीं कि आप भारतीय, आपका विदेश का भाषा है तो आप वो चला लीजिएगा, नहीं, 2 भारतीय भाषा होगी, वो आपको उसके इर्द गिर्द आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद देखिए, विद्यार्थी को कम उम्र में सही को करने के महत्व को सिखाया जाएगा। आपको याद होगा करके सीखना पहले चलता था, वो भी चलेगा, लेकिन सही को करना मतलब आप का चरित्र, आपका नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा है, जिसमें कि आप सही काम को करिए या सही चीज को करिए, इस पर महत्व दिया जाएगा। और स्कूल शिक्षा के लिए जो यहाँ पर एक जो अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, इसको एक नया रूप में 2020-21 रूप में तैयार किया जाएगा, और इसको सभी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध किया जाएगा। जितना भी रीजनल लैंग्वेज है सब में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका NCERT है और SCERT है, आपको पता होगा ये 2 चीजें काम कर रही है आपकी, NCERT और SCERT। इसके मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले अभिभावक को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरीके से नया स्वरूप दिया जाएगा। यहाँ पर मेन बात क्या है कि अब जो क्या कहते हैं, विद्यालय में जो आकलन होता है उसके बाद प्रगति पत्र देते हैं, तो अब ये बिल्कुल नए स्वरूप में होगा। उसमें काफी अलग अलग चीजें इंक्लूड होंगी। क्या क्या होंगी वो हम आपको नीचे बताते हैं, कि अब ज्यादा बच्चों के हर तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें इस कार्ड में आपको एक पूरा सारा डिटेल रहेगा, 360 डिग्री एक बच्चे का सब कुछ। बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें आपका संज्ञानात्मक, भावनात्मक, साइकोमोटर तीनों डोमेन होगा, मतलब के बारे में होगा, जैसे कि बेंजामिन ब्लूम ने भी बताया। तो संज्ञानात्मक आपका ज्ञान का भाव, आपका भाव कैसा रहता है, साइकोमोटर आपका क्रिया का, मतलब हर तरह की एक्टिविटी को बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि स्व मूल्यांकन भी होगा, कि बच्चा खुद से खुद को कितना मार्क दे रहा है, सहपाठी मूल्यांकन भी होगा, प्रोजेक्ट भी होगा, खोज आधारित भी होगा। अब बाकी जो टीचर्स करते हैं प्रोजेक्ट, खोज, प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि सब कुछ के बेसिस पर जो नंबर देते हैं, वो मतलब हर तरह का नंबर, किधर से भी कोई भी चीज में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उस चीज को फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम MHRD की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ध्यान से देख लीजिए, नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। और एक आपका दूसरा आता है परख, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये स्थापित किया जाने का प्रस्ताव है। ठीक है। ये क्या करेगा, ये भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश जैसे मूल उद्देश्य को पूरा करेगा, कि भैया स्कूल में तुम्हारा क्या मानदंड होना चाहिए, क्या मानक होना चाहिए, क्या दिशा निर्देश आपको देना है, ये सब चीज जो है आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर और जो है परख, मतलब राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम दे दिया गया है परख, वो परख जाके परख करेगा। नाम भी देखिए सिमिलर है, परख मतलब परखना हो गया।
तो वो जाके मानदंड इत्यादि जैसे उद्देश्य को पूरा करेगा, जो कमी है उसको दूर करेगा। शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधि जो विद्यार्थी के लिए अधिक प्रभावी हो अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा से टीचिंग मेथड ला रहे हैं, यूनिक ला रहे हैं, क्रिएटिव ला रहे हैं, तो आपको सम्मानित किया जाएगा, है ना। वर्ष 2021 तक एनसीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति के सिद्धांत के आधार पर एक नया और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु एनसीईएफ 2021 तैयार किया जाएगा, जो सभी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगी। ये मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया है कि एनसीईएफ का नया एक रूप तैयार किया जाएगा जो क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध होगी, और मतलब अब भाषा को बैरियर नहीं होगा, और उसमें हर वो नई चीजें भी आएंगी जो अब महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो भी बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, है ना, उनको किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र भी बनाया जाएगा। ये भी देखा गया कि हम बोलते तो हैं कि सबको समान रखेंगे, लेकिन रख नहीं पाते हैं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। लड़कियों और ट्रांसजेंडर, इन सबको गुणवत्तापूर्ण न्याय संगत शिक्षा देने के लिए अब जो है एक नया नियम बनेगा, जेंडर समावेश निधि, इस पर भी बात की गई। ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए भी काम करेगा और ट्रांसजेंडर के लिए भी काम करेगा, उन दोनों को जेंडर समावेशी निधि के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद देखिए, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप एसईडीजी रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत जो एससी और एसटी कैटेगरी में लोग आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उसकी असमानता को दूर करेगा। ठीक है, ये बेसिकली डेडिकेटेड रहेगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। हर राज्य जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करे, जहां हर उम्र के बच्चा सप्ताह में एक बार जा सके। तो जिला में आपको कोई बाल भवन होगा जहां पर बच्चा जाएगा, अपना कला, खेल और करियर संबंधी भागीदारी निभाएगा। देखिए, प्लान बहुत अच्छा है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बात की गई है, इंप्लीमेंट हो तो आप सोचिए, बाल भवन रहेगा, सब बच्चा वहां पर जाएगा, एक्टिविटी करेगा, कितना अच्छा होगा। अब संपूर्ण राज्य के सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली में सेवा प्रावधान और शैक्षणिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डीओ और बीओ शामिल होंगे, जो एक सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली में संचालन में होंगे। अभी भी डीओ बीओ रहते हैं, लेकिन उनको बहुत सिस्टमेटिक रूप से अब किया जाएगा। एससीईआरटी की बात करते हैं तो राज्य में जो एकेडमिक मामले हैं और पाठ्यक्रम के मामले हैं, वो एससीईआरटी के नेतृत्व में ही होंगे, और एक संस्थान के रूप में उसको और सुदृढ़ किया जाएगा कि एससीईआरटी के पास पावर या क्षमता उसमें ऐसे लोग हों जो उसको सिस्टमेटिक रूप से लागू करें। तो ये बात आपका हो गया, जो कि बच्चों को बेसिक तौर पर स्कूलों में करेंगे। अब अगर आप मान लीजिए आगे की बात करते हैं, करियर रिलेटेड बात करते हैं, जो उच्चतर शिक्षा है, उसके संबंध में भी कुछ नियम है। उसके संबंध में क्या है, देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है, समग्र और बहुविषयक शिक्षा, मतलब अब जो है आप अलग अलग विषय की शिक्षा चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम आदि के तर्ज पर एक मेरू स्थापना किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसके ये एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि लोग ना उसके अंदर में मतलब समग्र विषय की शिक्षा ले पाएंगे। अब कैसे होगा, तो श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेज को ग्रेडेड स्वायत्ता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी, कि कॉलेज जो होगा उसका अपना एक ग्रेडेड स्वायत्ता होगा उसके अंदर, कि कॉलेज अपने हिसाब से जो है चीजों को सिस्टमेटिक रूप से ले जा सकता है। उस हिसाब से कॉलेज को भी देखा जाएगा, किस प्रकार का कॉलेज है, उसके स्तर को भी देखा जाएगा। ठीक है, और 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके नजदीक कम से कम एक बहुत बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर जिले में होगा और उसके नजदीक होगा कम से कम। अब बहुविषयक जो है, वहां पर देखिए, संस्थानों को अपने कार्यक्रम की सीटें, पहुंच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए एवं जीवन पर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने के लिए दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स संचालित करने का भी अवसर होगा, बशर्ते कि उनको मान्यता प्राप्त हो। मतलब ये बोलते हैं कि भैया सकल नामांकन कराना है, सबको पढ़ाना है। अब आपको कुछ को दूरस्थ शिक्षा में लगाना पड़े, कुछ को ऑनलाइन कोर्स में लगाना पड़े, जो भी संभव हो, जैसा भी संभव हो वो करिए, और कहीं ना कहीं आपको ये मतलब करना है। अगर आपको मान्यता प्राप्त है तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि स्नातक उपाधि जो है वो 3 से 4 वर्षों की अवधि में होगी। यहीं पर देखिए, अब आपको मेन बात जो है, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के भी वही कई विकल्प होंगे, मतलब आप कोई डिग्री में घुस गए, वहां से बीच में निकल भी सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर व्यवसायिक तथा पेशेवर सहित क्षेत्र सहित किसी भी विषय में अगर आप 1 साल पूरा करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करते हैं तो उसका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 3 साल करते हैं तो स्नातक का डिग्री मिल जाएगा।
तो अगर आप एक, जैसे अभी 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आप 1 साल करके भी निकल सकते हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा का दे देगा, मतलब फिर आप उसको 2 साल करके किसी दूसरे में घुस सकते हैं, तो उस टाइप का। भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब जो है इंडिया में कहीं ना कहीं उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले जितने भी वैश्विक अध्ययन के गंतव्य हैं, है ना, उसके रूप में बढ़ावा, जैसे कि बाहर में जैसे आप जाते हैं, बोलते हैं कि अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए, वहां जा रहा है, तो भारत का भी जो है उच्चतर शिक्षा है उसको भी मजबूत किया जाएगा, और बाहर भी अगर भेजने की जरूरत होगी तो उसको भी गंतव्य के रूप में, उसको भी जो है वैश्विक अध्ययन को देखा जाएगा कि कहां पर जाके बच्चे क्या सीख सकते हैं और क्या हमारे देश में भी बेहतर चीजें आ सकती है वहां से। उसके बाद देखिए, छात्र के विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, पैसा का भी मदद किया जाएगा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए। और एक और बात बोला गया इंपोर्टेंट, 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, मतलब 5 साल में कम से कम 50% बच्चे को तो बिजनेस एजुकेशन देना है। इसके तहत बोल रहा है कि एक IITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी, है ना। IITI मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन चीजों को समझने की बात करेगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय भाषा की भी बात होगी। शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्त प्राय जो भाषा है उससे सहित भारत की भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने का प्रयास नई जोश में किया जाएगा। अभी भी किया जा रहा है, लेकिन रखा जाएगा कि जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जितनी भी हमारी बोलियां हैं, सब विलुप्त होती जा रही है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा कि उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं या उसको कैसे हम संरक्षित रह सकते हैं एटलीस्ट। उसके बाद यहाँ पर बात की गई कि जो शिक्षा के अलग अलग आयाम हैं उसको बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग एवं एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत किया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी को अब बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि बृहद स्तर पर लागू करने से पहले इसका प्रासंगिक संदर्भ ठोस और पारदर्शी हो। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट रूप से काम करे, घुसखोरी करने का ना हो, और पक्का काम। तब यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग एवं एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ाइए। ई शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा और डिजिटल माध्यम से बच्चे को सामग्री इत्यादि देने की व्यवस्था की जाएगी। बड़ी अच्छी अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ क्विकली क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। कुछ कुछ चीजें हैं शिक्षा नीति से जुड़ी हुई क्वेश्चन जो पहले की भी है लेकिन अब आपको पूछा जा सकता है। देखिए, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुई थी? 1968 में, सबसे पहले 1968 में हुई थी। 1968 में शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू हुई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू हुई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति कब हुई थी? दूसरी शिक्षा नीति 1986 में हुई थी। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई? तो ये जो है यहां से 34 वर्षों बाद हुई। ठीक है। अब देखिए, 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसको बाद में जो है संशोधित भी किया गया था, लेकिन 1986 के बाद जो मूल रूप से शिक्षा नीति है वो आपको 2020 में ही आई है। अब देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू किया जाएगा? 2021 से 22 में लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? कस्तूरी रंगन। ये नाम याद रखिएगा, इसको अलग अलग तरीके से पूछता है। नई शिक्षा नीति को किस दल के अंतर्गत जो है यहाँ पर 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया है? तो ये जो है आपको NHEB दल के अंतर्गत जारी किया गया है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को, यहाँ पर 20 होगा, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा को जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली। तो नई शिक्षा नीति को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया जाएगा? तो 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसके बदले अब इसको लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चे को जो है शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, 2020 जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत बच्चा पढ़ना कब शुरू करेगा? 3 साल में, और 18 साल तक के बच्चों को इसके अंतर्गत में रखा जाएगा। इसके बाद देखिए, कौन सी भाषा की कक्षा 5 साल तक खत्म कर दी गई है? अंग्रेजी को 5 साल खत्म कर दिया गया। ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए कि 5 साल तक अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है, वहां पर क्षेत्रीय भाषा का महत्व है। 5वीं कक्षा तक किस भाषा का महत्व है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, इसका अब ज्यादा महत्व है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है कौन सी कक्षा तक की शिक्षा जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराई जाएगी? जस्ट बताया 5 तक का। 3 से 18 आयु वर्ग के को गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा कब तक देने का प्रावधान है इसके अंदर?
10 वर्ष के बाद तक, 2030 तक में टारगेट है कि इसको पूरा कर लिया जाए। इसके बाद किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GR के माध्यम से एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया कि 100% बच्चे का जो है नामांकन यहाँ पर हो जाए। शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये शिक्षा मंत्रालय था ही नहीं, इससे पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। उसके बाद देखिए, शिक्षा पर घरेलू GDP का कितना खर्च होगा? 6% खर्च होगा। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में एक आयोग का गठन किया गया है। उसका नाम क्या है? HECI। ये आयोग है जिसका मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर बाकी सब उच्च शिक्षा के लिए गठन किया गया है। उसके बाद स्कूल पाठ्यक्रम के 10, 10+2 पाठ्यक्रम तक वो कैसा होगा? 12 साल तक 5+3+3+4। 2020 के NEP के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा में शुरू किया जाएगा? कक्षा 6 से ही शुरू किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा, जिसमें कि आपको व्यवसाय से संबंधित बातें भी बताई जाएंगी। शोध और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्ष तक जो है यहाँ पर करा दिया जाएगा? ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, लेकिन आप ये मान के चलिए जो अभी हमने बताया था 3 साल से जो है शुरू आपको जो है पढ़ाई करना है बच्चे को, और 18 साल तक बच्चे को, मतलब ये बेसिक एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो 3 साल में बेसिकली पढ़ाना जो है बच्चे को शुरू कर देना है, इस बात को कहा गया है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NTFE बनाया जा रहा है? ई एजुकेशन को, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए वर्चुअल लैब भी विकसित किया जा रहा है ताकि बच्चे को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। नई शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य है? तो 5 वर्षों के अंदर 2025 तक में ये लक्ष्य है कि नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिक्स स्किल्स, बच्चे का जो बेस है वो तैयार करने की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में ही राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत हो गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब लागू हुआ था? 1987-88 में ही लागू हुआ था। NCT की स्थापना कब हुई थी? 1995 में ही लागू हुई थी। इग्नू जो आपका संगठन है, ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है सबसे पहला राज्य जिसने NEP 2020 को लागू किया है। कर्नाटक ने कब लागू किया था? तो 20 अगस्त को ही लागू कर दिया था, जब बना था उसके बाद 20 अगस्त को ही लागू कर दिया गया था 2020 में। उसके बाद देखिए, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति जो आपका बेसिकली बना था 1986 में, उसको 1992 में संशोधित किया गया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? स्कूली शिक्षा को जो है 3 स्तर में बांटा गया है। पहला आपका प्ले स्कूल कहलाता है, उसके बाद जो है 3 आपका बेसिकली स्कूल कहलाता है, मतलब 5 आपका प्ले स्कूल हुआ, फिर 3+3+4। तो ये बेसिकली जो स्कूल का होगा ये होगा, और 5 साल जो है बच्चे के, मतलब एक तरह से आंगनबाड़ी या इत्यादि चीजों के अंतर्गत रखा गया। नई शिक्षा की नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? अभी हमने बताया था कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी के उपयोग पर विचार करने के लिए यहाँ पर जो किसकी स्थापना की गई है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी स्थापना की गई है, जहां पर कि अब ये विचार किया जाएगा एक मंच पर कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। इसके सशक्तिकरण की अनुशंसा कौन करता है? CABE, कैब इसके सशक्तिकरण की अनुशंसा करता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अलग कुछ क्वेश्चन भी है, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अभी तक कितनी बार शिक्षा नीति बनी है? 3 बार बनी है। पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी, 1986 में राजीव गांधी, 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? 1992 में, बताया ऑलरेडी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद है मई 2016 की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के लिए जो है समिति विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? स्वर्गीय जो है श्री TCR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो है मई 2016 में इसके लिए जो है रिपोर्ट प्रस्तुत यहाँ पर की गई। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तथा मातृभाषा
या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने में कब तक सक्षम होगा? ग्रेड 5 तक। 5 साल तक आप बच्चे को घरेलू भाषा में, लोकल भाषा में पढ़ाना है आपको। उसके बाद किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता? 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। ये नया क्वेश्चन है। 2030 तक जो है ये क्या कहते हैं, न्यूनतम डिग्री योग्यता जो है वह आपका बीएड मतलब फाइनल वही हो जाएगा। अभी से लागू होगा कुछ दिन में, लेकिन उसके बाद 2020 क्या कहते हैं 2030 तक जो है न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड एजुकेशन ही रहेगा। ये पहले से ही इसलिए इन्फॉर्म कर दिया गया है। जून 2017 में जो है नवगठित प्रारूपण एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो है कस्तूरी रंगन थे, जिन्होंने उस समय पर प्लान हुआ था और चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन को 50% तक बढ़ाने की बात है, लेकिन जो मिडिल स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल की बात करते थे, स्कूली शिक्षा की, उसके लिए 100% तक वो बढ़ाने की बात की गई थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और नोट्स का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यही था आज का दोस्तों एनईपी से जुड़ा हुआ। इससे बाहर अब आपको कुछ नहीं होगा। वाईओपी एजुकेशन पर ऐसे और भी नोट्स आपको मिल सकते हैं। हमारी जो पुस्तकें हैं उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।